अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 में जहाँ तक हमने लास्ट टाइम एंड किया था प्रोटीन तक, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कोई मोनोमर, जनरलाइज बात की थी कि मोनोमर पॉलीमर में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर एक मोनोमर है पॉलीमर में किस तरह कन्वर्ट होता है, और पॉलीमर है वो मोनोमर में किस तरह से ब्रेक होता है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स है क्या? प्रोटीन का नाम जो है ब्रेज़िलियस ने सजेस्ट किया था, जिसको प्रोटीज कहते हैं। प्रोटीज का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। हमने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होते हैं ना, जो वो पॉलीमर होता है वो किस तरीके से बनता है। प्रोटीज जो होते हैं, जो ड्राई वेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा, ड्राई वेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो सेल होता है हमारा, वो सेल 70 to 90% वाटर होता है उसमें। सही है, 70 to 90% वाटर होता है। अगर हम वाटर को हटा के बात करें, वाटर से एक्सेप्शन बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है दैट इज़ 18% वो प्रोटीन की होती है, और जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, रैंक उसका सबसे ऊपर होता है। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज कॉल्ड एज फर्स्ट रैंक। सही है। अच्छा, जैसे पहले ही बताया था कि प्रोटीन जो होता है एक पॉलीमर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है? उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अच्छा, अब एक और बात, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 400 टाइप्स के होते हैं। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 400 टाइप्स के। लेकिन उन 400 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बना रहे होते हैं। सही है, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। अब एक बात, अगर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं तो प्रोटीन्स कितने टाइप के होंगे? 20 टाइप के अमाइनो एसिड है तो उनमें प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि प्रोटीन हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। सही है। अच्छा, कैसे? अब सिर्फ 20 किस्म के अमाइनो एसिड से अनकाउंटेड प्रोटीन किस तरीके से बन सकते हैं। जिस तरह हमें पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, आप क्या कहोगे? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। सही है। अब आपसे ये पूछा जाए वर्ड्स कितने होते हैं, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अनकाउंटेबल है। लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इस 26 अल्फ़ाबेट्स के अलावा किसी अल्फ़ाबेट से बना हो। इसी तरह से जो हमारा अमाइनो एसिड होते हैं तो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं, लेकिन ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। सही है, इतने प्रोटीन्स बनते हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर पाते। कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को समझना होगा। अच्छा, जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आप सीक्वेंस को चेंज करो, अल्फ़ाबेट्स को चेंज करो, वर्ड चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो 20 टाइप्स के हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं उनमें चेंजिंग करने से या उनकी सीक्वेंस को चेंज करने से हमारा प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड बेसिकली होता कैसा है। एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है। देखो, होता ये कि जो हमारा मेन कार्बन होता है उसके साथ 2 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। सही है। अमाइनो एसिड बेसिकली इट इज़ नॉट एन एसिड। अमाइनो ग्रुप अटैच होता है NH2, और दूसरी साइड पर इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड, अमाइनो ग्रुप से अमाइनो एसिड इसका नाम है। अच्छा, अब एक बात, जो चेंजेस आती हैं यहाँ पर, जो रेडिकल लगा होता है, जो मेन स्केलेटन कार्बन है उसके साथ जो रेडिकल लगा होता है, ये चेंज होगा तो इसके चेंज होने से हमारा अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस R को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो अमाइनो एसिड का नाम होगा ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर CH2OH लगा दिया जाए तो अमाइनो एसिड का नाम होगा सेरीन। अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए तो अमाइनो एसिड का नाम होगा एलेनिन। सही है। इसी तरीके से R चेंज होता रहेगा, अमाइनो एसिड भी चेंज होता रहेगा। सही है। तो इसी तरीके से अमाइनो एसिड चेंज होगा, प्रोटीन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी इसकी। अच्छा, अब एक बात, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया था कि मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनेगा, इसी तरह से अमाइनो एसिड जो कि मोनोमर है उससे पॉलीमर प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा, हमने ये जानना है। कैसे जानेंगे? देखो, यहाँ पर जो लिंकेज होगी हमने पढ़ा था, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो मेथड होता है वो कंडेंसेशन के ज़रिए से होता है। अब कैसे होगा? देखो, ये अमाइनो एसिड है, सही है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है
इसका OH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप से H, ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट होंगे और उसके रिजल्ट में वाटर रिलीज होगा। ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लिया था। अच्छा, जब ये वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, इन दोनों दो अमाइनो एसिड के बीच में एक लिंकेज क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। सही है, तो पेप्टाइड लिंकेज जब क्रिएट हो जाएगी दो अमाइनो एसिड से मिलके जो बॉन्ड बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, हम इसको कहेंगे पेप्टाइड मॉलिक्यूल। और इसके बीच में जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, हम उस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, अब एक और बात, या पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अब एक और बात, अगर दो अमाइनो एसिड है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, एक होगा। सही है, एक बात याद रखना, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे, सही है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर उससे हमेशा कम होंगे, यानी n-1 इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 10 अमाइनो एसिड, सही है, और उसके बाद आपसे पूछा जाए उसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड्स की तादाद बताएं, सही है, जो कि अक्सर MCQs में आता रहता है। अब उसमें रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता रहता है कि अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड को मालूम करना है 10 अमाइनो एसिड में से, तो 10-1 9 पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर आएंगे। अच्छा, पेप्टाइड लिंकेज के बाद देखो, अब ये तो हमने बात कर ली कि प्रोटीन फॉर्म कैसे होगा। देखिए होगा क्या, देखो दो अमाइनो एसिड आपस में मिल गए, एक पेप्टाइड लिंक बन गया, एक पेप्टाइड लिंक बन गया, हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे मोनोपेप्टाइड। हम क्या कहेंगे, मोनोपेप्टाइड। तो जो मोनोपेप्टाइड है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड है। सही है, दो अमाइनो एसिड से एक मॉलिक्यूल बना पेप्टाइड का, हम उसको कह रहे हैं मोनोपेप्टाइड। अब यहाँ पर आकर एक और अमाइनो एसिड अटैच हो गया, हम उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। सही है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे, जो कि इस बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे। जब अमाइनो एसिड की अटैचमेंट की क्वांटिटी 200 से एक्सीड कर जाएगी, कितने, 200 से एक्सीड कर जाएगी, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा हम उसको कहेंगे प्रोटीन्स। सही है। अच्छा, अब एक बात, उससे पहले जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे हम उनको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। सही है। अच्छा, अब एक बात स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, क्या क्या किस तरह की प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंक स्ट्रक्चर, हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन कैसे होते हैं, ये लीनियर अटैचमेंट होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मौजूद होगा, स्ट्रेट सारे एक अमाइनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से अटैच होगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंसुलिन। सही है, इंसुलिन हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पेनक्रियास से रिलीज होता है, बॉडी का हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर रहा होता है। सही है, इंसुलिन। अब इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, होता ये है कि यहाँ पे कर्व फॉर्म हो जाता है, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड। अब बेसिकली ये स्ट्रेट से जिगजैग कैसे फॉर्म होगा, देखो होगा क्या, दो अमाइनो एसिड के बीच में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, इन दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो जिससे क्या होगा, ये फोल्ड हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड बनेगी ना, एक तो हमने पढ़ लिया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है अमाइनो एसिड के बीच में, उसके अलावा यहाँ पे जो सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है वो कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये दो तरह के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं जो कि हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे हेयर्स। हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरेटीन कहते हैं, वो किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। अब उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होती है, सामने भी होगा, बैक पे भी होगा, फ्रंट भी होगा, लोअर भी होगा, हर तरफ क्या मौजूद होंगे, हमारे पास अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगी। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसमें जब होगी, तो हम इसको कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। सही है, फोल्डिंग होगी, उसके ऊपर से सुपर फोल्डिंग होगी, और यहाँ पर भी जो बॉन्ड होगा, जो सेकेंडरी बॉन्ड होगा, वो डाइसल्फाइड होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सही है, और ये दोनों बॉन्ड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है।
अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारे टेयर्स में प्रेजेंट होता है। जब कोई चीज़ हमारे आँखों पे चले जाती है, कोई चीज़, तो होता बेसिकली ये टेयर्स जनरेट होते हैं। वो इस वजह से जनरेट होते हैं कि अगर उस चीज़ में कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, तो लाइसोजाइम उसको किल कर देता है। सही है। फोर्थ वन इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सही है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। देखो होगा क्या, टर्शरी स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर, जब एक से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मर्ज हो जाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, अब दो तरह के क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हैं। दो मर्ज होने वाले अगर टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी प्रोटीन सेम है, एक जैसे हैं, तो हम उसको कहेंगे होमोजीनस, और अगर डिफरेंट है हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनस। सही है। अगर सेम है होमोजीनस, डिफरेंट है हेट्रोजीनस। सही है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन। सही है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारे ऑक्सीजन जो हम रिस्पायर कर रहे होते हैं, हम जब रिस्पायरेशन करते हैं तो एयर हमारी बॉडी में एंटर होता है। अब एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ नोबल गैस भी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा 78% है। सही है। 78% है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी जितना नाइट्रोजन हम इंस्पायर करते हैं उतना ही एक्सपायर भी कर देते हैं। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसकी एफिनिटी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, नाइट्रोजन को बाइंड नहीं कर पाता। इसी तरह से, इसी वजह से जितना 78% नाइट्रोजन बॉडी के अंदर आता है और 78% नाइट्रोजन ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, जबकि 21% ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो सिर्फ 16% बाहर निकल रहा है। कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन उसकी हो रही है। किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। अब इसकी बहुत डीप डेप्थ स्ट्रक्चर है, हमारे कोर्स में गिवन नहीं है, लेकिन होगा क्या, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? यहाँ पर डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। सही है। ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, हमने पढ़ लिया प्रोटीन है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर देख ली, और बॉन्ड कैसे फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें देख ली। अब लास्ट थिंग इज दैट हमने जो पढ़ना है वो अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, बॉडी में क्या रोल होता है प्रोटीन का। अच्छा देखो होता क्या है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में एक चीज़ पढ़ी थी जो उसका लास्ट लेक्चर था, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हमने पढ़ा था हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जब कोई पैथोजन एंटर होता है हमारी बॉडी में, जिसमें मैंने बताया था पैथोजन जब एंटर होगा उसके सेल पर एक इंडिकेटिंग प्रोटीन होगा जिसको हम एंटीजन कहेंगे। सही है। जिस तरह से हमारी बॉडी पे हमारा फेस होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसी तरह से सेल में भी क्या होता है, एंटीजन मौजूद होता है जिसने क्या करना है, सेल की रिकॉग्नाइजेशन करनी है, सेल की रिकॉग्नाइजेशन करनी है। अब जब हमारी बॉडी को पता लगता है कि ये जो सेल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये इन्वेडर है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी ने क्या करना है, इस एंटीबॉडी ने एक तो उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना है, दूसरा क्या करना है, बैक्टीरिया को, वायरस को या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको किल करना है। सही है। अच्छा एक तो फंक्शन ये हो गया प्रोटीन का। उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं यूजुअली, उन मेटाबॉलिज्म के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है जो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज कर सके, उसकी स्पीड को मेंटेन कर सके। सही है। तो बायोलॉजी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैटलिस्ट मौजूद होता है हम उनको एंजाइम कहते हैं, जो कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। सही है। तो प्रोटीन इन नेचर, तो बेसिकली एंजाइम भी कौन बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा जो डीएनए होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन डीएनए क्या करते हैं, डीएनए क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन, डीएनए जो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, उसमें इनफोल्ड होते हैं और क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम बनता है। तो प्रोटीन का यहाँ पे भी एक रोल है। इसके अलावा हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल लाइक ग्रोथ होना,
ग्रोथ का होना और भी कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोड्यूस होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोड्यूस होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल बैलेंस है। तो प्रोटीन भी क्या होता है, प्रोटीन को क्या करता है, हार्मोन्स को बनाता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कुछ प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, सही है। तो ये सारे हार्मोन्स जो है कौन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा हमारी डाइजेशन है, डाइजेशन में एंजाइम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी कौन बना रहा होता है, ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन्स ही बना रहे हैं, सही है। तो ये कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस हो सकते हैं जो जिनका काम प्रोटीन्स में होता है, सही है। अच्छा, अब जो है हमने आगे ये चीज़ें हमने यहाँ तक एंड करनी है। उसके बाद प्रोटीन का वाला पार्ट, प्रोटीन का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है, सही है। अच्छा, अब जो है फंक्शंस भी हमने पढ़ लिया, हमने प्रोटीन्स की डेफिनेशन पढ़ ली, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली हैं। अच्छा, अभी के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन अब जब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आपके पास अपलोड होंगे तो हम उस पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ें या फिर आगे के टॉपिक्स को पढ़ें, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जब तक आप बुक से, आप ख़ुद से इसकी रीडिंग नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सही है। तो पढ़ा दिया हमने, अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी मेहनत कर रहा है। अब आपने करना ये है कि इसको रीड आउट ज़रूर करना है। रीड आउट करने के साथ साथ लेक्चर को नोट करना है और लेक्चर को पढ़ना भी है, ना सिर्फ पढ़ना है, उसको सही तरह से समझ के पढ़ना है, सही है। और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो आप पूछ सकते हो, सही है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फिर न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ना है। अच्छा, और चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट टाइम एंड किया था, तो आई डू होप उसके जितने भी बुक में एक्सरसाइज थे, जिसमें जितने MCQs थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, XYZ जो भी चीज़ें थी, वो सब आपने सॉल्व कर लिया होगा, सही है। तो बच्चों, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर बुक को पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप पढ़ो, उसको लाजमी पढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, सही है। अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।